नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले बात अभिनेता से नेता बनी कंगना रनौत की, जिन्होंने शायद राजनीति को भी बॉलीवुड की फिल्म समझ लिया है। तभी कंगना ने अपनी फिल्म इमरजेंसी के विवाद पर ऐसा वीडियो रिलीज किया जिसमें उनका एक डायलॉग अब पार्टी को फिर असहज कर सकता है। वैसे कंगना के बयान बीजेपी के लिए इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये भी बताएंगे। सत्ता की एक कुंजी, हरियाणा से उठी नई चिंगारी पर, जहां बीफ खाने के शक में एक प्रवासी मजदूर की हत्या किए जाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने गौरक्षा दल के 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इस पर सियासत का तापमान बहुत तेजी से बढ़ गया है। फिर बिहार में बख्तियार के नाम पर शुरू हुआ सत्ता का क्लेश देखेंगे, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक रेलवे स्टेशन को लेकर यह क्लेश बीजेपी और जेडीयू के बीच शुरू हुआ है। टकराव किस बात पर है, इस पर भी पॉलिटिकल कुंजी तैयार है। आज हरियाणा से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां चुनावी कैलेंडर बदल दिया गया है। अब हरियाणा में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोक दल की मांग पर चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है। आज से केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की 3 दिन की वार्षिक समन्वय बैठक शुरू हो गई है। इस मीटिंग में आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। इस बैठक का एजेंडा क्या है, ये भी सत्ता में आपको समझाएंगे। फिर मध्य प्रदेश से आई एक बहुत दिलचस्प खबर देखिएगा। कैसे ट्रांसफर का नाम सुनते ही एक साथ 11 शिक्षकों ने ब्रेन ट्यूमर वाला बहाना बना दिया, लेकिन जब उनका मेडिकल चेकअप कराया गया तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। अजब एमपी की एक गजब खबर, किस मिस मत करिएगा। और न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी जानकारी है, अब आप एक ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल एक से ज्यादा मोबाइल में कर सकते हैं। सरकार ने यूपीआई ऐप में एक नया फीचर यूपीआई सर्कल लॉन्च किया है। इसे एक्टिवेट करके आप अपने यूपीआई ऐप में एक या उससे ज्यादा व्यक्तियों को ऐड कर पाएंगे। ऐड किए गए सभी लोग आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। सत्ता में आज लेकिन सबसे पहले बात कंगना रनौत की, जिनके नाम के साथ अभिनेता और नेता के अलावा कंट्रोवर्सी क्वीन वाली पहचान भी जुड़ गई है। पिछले कुछ दिनों में कंगना रनौत ने जैसे बयान दिए हैं, उससे लगता है कि उन्होंने राजनीति को भी बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह ही समझ लिया है, जहां हर कंट्रोवर्सी फिल्म को फायदा पहुंचाने का काम करती है। लेकिन अब कंगना रनौत कैसे राजनीतिक बयानों और फिल्मी डायलॉग के बीच का भी फर्क भूल रही हैं, ये देखिएगा। दरअसल कंगना की एक फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है इमरजेंसी। इसमें उन्होंने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। वैसे फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी है, लेकिन कुछ विवादों की वजह से फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसी पर कंगना ने शुक्रवार को अपना एक वीडियो रिलीज किया। उन्हें लगा फिल्मी फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरह उनके वीडियो पर भी लाइक, कमेंट और सपोर्ट वाला ब्लॉकबस्टर कलेक्शन आएगा। लेकिन अपनी एक लाइन से कंगना ने नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। वीडियो में कंगना ने बताया कि सेंसर बोर्ड को मिल रही धमकियों की वजह से उनकी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला है। लेकिन आखिर में कंगना ये भी बोल गई कि उन्हें इस स्थिति पर यकीन नहीं हो रहा और जो कुछ भी इस देश में हो रहा है उससे वो हैरान है। इसीलिए बहुत सारे न्यूज मित्र सवाल कर रहे हैं, क्या कंगना नहीं जानती देश में क्या हो रहा है? कंगना को ये तो पता ही है कि देश में बीजेपी के नेतृत्व वाली सत्ता है और कंगना बीजेपी की ही सांसद भी हैं। फिर वो इस तरह के बयान देकर अपनी ही पार्टी के लिए असहज करने वाली स्थितियां क्यों पैदा कर रही हैं? या फिर कंगना ने यह बयान इसलिए दिया जिससे ऐसा माहौल तैयार हो जो उनकी फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो? इसका सही जवाब वैसे कंगना ही दे सकती हैं, लेकिन एक बात जरूर है, कंगना की ऐसी बातों से फिल्म को शायद फायदा हो जाए, लेकिन राजनीति में इस तरह की चीजें उनकी पार्टी को जरूर असहज कर सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले शब्दशः कंगना का वो बयान सुनिए जो उन्होंने अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर दिया है। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़
unbelievable time for me, and I am very sorry for the state of things in this country. वैसे अपने न्यूज मित्रों को बता दें, कंगना इस वीडियो में जिस इमरजेंसी फिल्म की बात कर रही हैं, उस पर इतना बवाल क्यों है? कंगना के अनुसार उनकी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगा दी गई क्योंकि सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट ना देने की धमकियां मिली हैं। फिल्म पर सबसे ज्यादा बवाल पंजाब में है, जहां शिरोमणि अकाली दल ने सेंसर बोर्ड को लीगल नोटिस भी भेजा है। साथ ही कई दूसरे संगठनों ने भी कंगना की फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। सिखों का आरोप यह है कि फिल्म में उनके समुदाय के लोगों की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब हाल यह है कि कंगना रनौत की फिल्म को लेकर पंजाब से मध्य प्रदेश तक सिख समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। अब यह मामला सड़क से होते हुए अदालत तक भी पहुंच चुका है। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड ने यह बताया है कि अब तक फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। साथ ही सेंसर बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर फिल्म में सिख धर्म की भावनाओं के खिलाफ कुछ पाया जाता है तो सीन को हटाया जा सकता है। अब कंगना की इस फिल्म पर सियासत में भी नया क्लेश छिड़ गया है। इस पर पहले हम आपको सत्ता की एक न्यूज रील दिखाते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत दिल से बनी हुई पिक्चर है, बहुत ऑनेस्ट ईमानदार पिक्चर है। तो जिनको भी ज़रा सा भी उनके दिमाग में संशय हो कि किसी एक पक्ष, किसी एक पहलू को दिखाने वाली फिल्म है ये, तो ऐसा नहीं है। ये ट्रूली एक ऑनेस्ट फ्रॉम द हार्ट फिल्म है जो कंगना रनौत जी ने बनाई है। और मुझे ये पता है कंगना इज़ अ फाइटर, नथिंग कैन स्टॉप हर। तो ये भी सेंसर वालों ने हो रही है, बहुत अच्छा किया कि वैसे पिक्चर जड़ी है नो डाउट कंट्रोवर्सी छेड़ती है। और कंगना जो है वो तो है कंट्रोवर्शियल लेडी है। कुछ बोलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी पाबंदी लगा देती है, फिल्म में काम करती हैं तो सेंसर बोर्ड पाबंदी लगा देता है। लेकिन उनकी हालत ये हो गई है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मूवी रिलीज होती है, कोई भी पिक्चर होती है, सेंसर बोर्ड बजाते होता है। हमको उम्मीद है कि सेंसर बोर्ड सब चीज़ पे उसको निगरानी करेगा, अध्ययन करेगा, देखेगा, उसके बाद सेंसर बोर्ड निर्णय लेगा। मुझे लगता है देश के फिल्मी जगत को किसी विशेष समुदाय के, धर्म विशेष के कुछ भी ऐसी फिल्म बने अगर, तो सेंसर बोर्ड जो बना उनके बीच इनके नुमाइंदे होने चाहिए। सभी पक्षों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस देश में डेमोक्रेसी है, हर फिल्म मेकर को अपने हिसाब से फिल्म बनाने की आज़ादी है। किसी भी तरीके से कोई धमकी देना या अनडेमोक्रेटिकली इलीगली जान पे धमकी देना या ये कहना कि हम आपको, ये गलत है, ये सरासर गलत है। किसी के जज्बात मजरू करने का आपको कोई हक नहीं है। किसी भी कम्युनिटी को आपको बैड लाइट में दिखाने का कोई हक नहीं है। ये हमारी डेमोक्रेसी कहती है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप धरना दीजिए, आप कोर्ट में जाइए। वैसे कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में कंगना रनौत के बयान एक नहीं बल्कि बार बार बीजेपी के लिए इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना अलग अलग मुद्दों पर ऐसे बयान दे रही हैं जिन पर सत्ता का क्लेश भी हो रहा है। जैसे कंगना ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि देश में जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस पर ओबीसी सिलेक्ट कमेटी की बैठक में विपक्ष के साथ बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी सवाल उठाए थे। इसी तरह किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने हिंसा, रेप और हत्या वाला विवादित बयान दिया था। इस पर तो बीजेपी ने कंगना की क्लास भी लगाई थी और आगे कुछ भी ना बोलने का ऑर्डर भी जारी कर दिया था। जबकि कुछ दिन पहले कंगना ने कांग्रेस सांसद और संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर ड्रग्स वाला आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर बड़ा क्लेश हुआ था। इसीलिए कंगना पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वो राजनीतिक बयान और फिल्मी डायलॉग में अंतर नहीं कर पा रही हैं। देखिए, कंगना रनौत के लिए जो कम बोला जाए वो ठीक है, वो महिला है, मैं आदर करता हूं, पर मुझे लग रहा है उनकी जगह संसद में नहीं है। वो पढ़ी लिखी नहीं है और उनको संसद में होने का कोई मेरे तरीके से है कि वो
लोगों के लिए कुछ सोचती नहीं है, खाली अपने लिए सोचती हैं, पर उनको महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। वैसे आज TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो एंड 5 एडिटर्स में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आए थे। हमने उनसे भी कंगना और उनके बयानों से जुड़े कुछ दिलचस्प सवाल किए। सुनिए उन्होंने कंगना रनौत को लेकर क्या कहा। आपका सबसे ज्यादा जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है कंगना रनावत और चिराग पासवान। राजनीति में आप उनसे सीनियर हैं, क्या आपने कंगना को कुछ टिप्स दिए? नॉट एट ऑल। और जो भी कंगना को जानता है सब मानते हैं शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी एंड आई नो हर फॉर ओवर अ डेकेड नाउ। सोच उनकी स्पष्ट है, आप उनकी सोच से सहमत असहमत हो सकते हैं, वो गुंजाइश आपके पास पूरी तरीके से है, बट वो अपनी सोच को लेकर वो बहुत क्लियर है। और मेरा उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता रहा ही नहीं, हम लोगों ने फिल्म में साथ काम किया। अच्छा, आपने टिप्स दिए या नहीं दिए, या उनको टिप्स की जरूरत नहीं होती है? दोनों। उनको जरूरत नहीं थी तो मैंने दिए भी नहीं। कंगना जी ने किसानों पर एक बयान दिया जिसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। मैं दोस्त के नजरिए से आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने दोस्ती का जिक्र किया, कि आप कंगना जी के बयान से सहमत हैं? देखिए, मैं दोस्त हूँ, अपनी राय बंद कमरे में उनको ज़रूर मैं दूंगा जो मुझे उनसे कहना है, क्योंकि दोस्ती मुझे वो माहौल मुहैया कराती है जहाँ आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है वैसे? जहाँ पर मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ। इसमें मैं पर्सनल ओपिनियन भी नहीं रखूँगा, बिकॉज मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरे व्यक्तिगत रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक रही बात राजनीतिक तौर पर, मुझे लगता है उनकी पार्टी का ये विषय और उनकी पार्टी ने भी काफ़ी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया, तो मैं बिना मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन। अच्छा, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर शायद आपको आपकी रिएक्शन का हर कोई इंतज़ार ज़रूर कर रहा होगा, और ये बहुत ही आपके पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी टच करने वाली चीज़ है। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कंगना जी ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना की ज़रूरत नहीं है, लोगों की जाति पता ही क्यों करनी है। वो योगी आदित्यनाथ का बयान दोहरा रही हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, राजनीति में हर किसी को अपनी अपनी सोच को रखने की, और राजनीति में क्या पूरे देश में हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये उनकी सोच है और उनकी सोच है, उनकी सोच उनकी संभवतः पार्टी के साथ भी ये जुड़ी हुई सोच है। और इसीलिए भाई हम लोग अलग अलग दल हैं, हम लोग अलग अलग सोच के नेता हैं, और जनता के बीच जब ये अलग अलग सोच जाती है तो जनता को भी ये मौका मिलता है कि अपनी सोच वाले व्यक्ति को वो चुने। वो उनकी सोच है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, बट मेरी भी एक अपनी सोच है, मैं उसके साथ भी कायम हूँ। और अब इस मुद्दे पर नजरिया 9। कंगना को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि उनके अंदर की एक्ट्रेस ने राजनीति की बारीकियों को दरकिनार करते हुए पूरा फोकस इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर लगा दिया है। वो राजनीति में अपने रोल को भी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट समझ रही हैं, और उनके बयान उनकी ही पार्टी को असहज कर रहे हैं। अब तो शायद उनकी पार्टी को यह भी चिंता रहती होगी कि कंगना ना जाने कब कौन सा बयान दें। कंगना पूरी शिद्दत से पब्लिसिटी पाने का फिल्मी प्रयास कर रही हैं, और इस चक्कर में बीजेपी के लिए आए दिन नई इमरजेंसी खड़ी होने का रिस्क बढ़ता जा रहा है। सत्ता में इसके बाद एक चिंताजनक खबर। यह खबर हरियाणा के चरखी दादरी से है, जहां आरोप लगा है कि एक मजदूर की बीफ खाने के शक में हत्या कर दी गई। आरोप यह है कि गौरक्षा दल के 7 सदस्यों ने बीफ खाने के शक में 2 मजदूरों को इतना पीटा कि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 27 अगस्त की है। मजदूर की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले साबिर मलिक के रूप में हुई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक दूसरे को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट रहा है। वहां काफी लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आरोपी अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल ने पीड़ित साबिर मलिक को खाली प्लास्टिक की बोतलें बेचने के बहाने से एक दुकान पर बुलाया था और बाद में उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि व्यक्ति ने बीफ खाया था या फिर केवल शक में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 2 लोगों को प्रतिबंधित मांस के शक में उठाकर ले गए, उससे मारपीट करी, जिनमें से एक की पहचान साबिर के रूप में हुई है और एक घायल हुआ है, जो साबिर की मौके पर ही डेथ हो गई। इस संबंध में हम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करी और 7 लोगों को गिरफ्तार करा है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं और हमने 3 को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, जबकि 4 का पुलिस रिमांड लिया है।
इस मामले में अब राजनीतिक बयान का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस और टीएमसी ने हरियाणा सरकार पर हमला किया है, जबकि सीएम नायब सिंह सैनी ने हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गांव वालों में गाय के प्रति श्रद्धा होती है, गांव वालों को कौन रोक सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये एलिगेशन देखकर वो बीफ खाता है, उसको मार दिया गया। हम लोग स्ट्रांगली, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोग सब ये पूरा स्ट्रांग लैंग्वेज में इस इंसिडेंट का हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं रेलवे स्टेशन के नाम बदलने वाले सियासी विवाद की, जिसका विस्तार अब यूपी से बिहार तक हो गया है। आज से 4 दिन पहले मंगलवार को यूपी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए थे, जिसमें अकबरगंज, वजीरगंज हॉल्ट और फुर्सतगंज जैसे नाम थे। अब ऐसा ही विवाद बिहार में हो रहा है। बिहार में 2 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग तेजी से हो रही है। एक बख्तियारपुर है, जिसका नाम बदलकर नालंदा रखने की मांग की जा रही है। दूसरा है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अजगैबीनाथ धाम करने की मांग की जा रही है। विवाद सिर्फ इतना नहीं है कि रेलवे स्टेशन का नाम मुसलमानों के नाम पर है या हिंदुओं के नाम पर है। एक विवाद इन जगहों के इतिहास को लेकर भी है। और सबसे बड़ा विवाद तो यह है कि एनडीए के 2 दलों के नेता ही आमने सामने हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू इस वक्त सूबे की सत्ता में साथी हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर दोनों पार्टी के नेताओं के स्वर विरोधियों वाले हैं। यही वजह है कि दोनों तरफ से व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कैसे बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर बीजेपी के नीरज और जेडीयू के नीरज आमने सामने हैं। दरअसल बिहार में बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने बख्तियारपुर का नाम नालंदा और सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ धाम करने की मांग की है। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने इसका विरोध किया है और इस मांग को गलत बताया है। बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने अपनी मांग के पीछे ये तर्क दिया है कि बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर रखा गया है। इसके जवाब में जेडीयू वाले नीरज कुमार का कहना है कि बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी नहीं बल्कि सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। नीरज सिंह बबलू का कहना है कि जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया था, उसके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम क्यों है। इसके जवाब में जेडीयू वाले नीरज कुमार का कहना है कि बख्तियारपुर के बारे में जानकारी का अभाव है और इतिहास का ज्ञान नहीं है। अब आप कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे रेलवे स्टेशन के नाम बदलने को लेकर एनडीए के 2 राजनीतिक दलों के विचार अलग अलग हैं, सुर अलग अलग हैं, ऐतिहासिक ज्ञान और दलीलें भी अलग अलग हैं। इसके बाद बख्तियारपुर को लेकर हम आपको ऐतिहासिक कुंजी भी दिखाएंगे, जिससे इतना तो साफ हो जाएगा कि किसके दावों में दम है और किसकी दलीलें असत्य और अधूरी हैं। हमारे यहाँ भी सिमरी बख्तियारपुर है, उधर सुल्तानगंज है, बख्तियारपुर है। तो बख्तियारपुर का नाम कभी नालंदा हुआ करता था उस रेलवे स्टेशन का। तो अभी भी ऐसे लोगों का नाम जो आताताई के नाम से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसको बदलना चाहिए ताकि लोगों का नज़रिया ठीक रहे। आताताई का जो याद दिलाता है, ऐसे लोगों का नाम निश्चित रूप से बदल देना चाहिए। बख्तियार खिलजी जो एक आक्रमणकारी था, नालंदा के बाद भागलपुर विक्रमशिला होते हुए नादिया के राजा पर अपना कब्जा जमाया और चुब्बी घाटी होते हुए तिब्बत तक गया, जहां 1206 में बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई और 1931 में बख्तियारपुर गांव के रूप में गजेटिया थी। बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर कैसे? ये सूफी संत थे बख्तियार काकी। 1173 में जन्म हुआ था, 1235 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके नाम पर यह सूफी संत के नाम पर सिमरी बख्तियारपुर और बख्तियारपुर है। इतिहास के पन्ने का अवलोकन कर लें।
सत्ता के बहुत सारे न्यूज मित्रों को अब बख्तियारपुर के बारे में बताते हैं। ये कहां है, इसका नाम बदलने के पीछे सियासी मंशा क्या है, आखिर यहां ऐसा क्या है जिस वजह से सत्तारूढ़ गठबंधन के दो राजनीतिक दलों के विचार अलग अलग हैं, और क्यों बख्तियारपुर का नामकरण इतिहास से ज्यादा राजनीति का मसला हो चुका है। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन बिहार के पटना जिले में है। पटना से बख्तियारपुर की दूरी लगभग 51 किलोमीटर है। नालंदा से बख्तियारपुर की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। नालंदा से दूरी बताने का उद्देश्य यहां यह है कि बीजेपी नेता ने इसका नाम नालंदा रखने की मांग की है और नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने वाले बख्तियार खिलजी के नाम का जिक्र किया है। सवाल यह है कि आखिर बख्तियारपुर के नाम का इतिहास क्या है। बीजेपी के नेता इसको लेकर सही जानकारी दे रहे हैं या फिर जेडीयू नेता का इतिहास वाला ज्ञान सही है। इन प्रश्नों के जवाब जानने के लिए हमने इतिहास के कुछ पन्ने पलटे और गहन रिसर्च की मदद से सच जानने की कोशिश की। बख्तियारपुर शहर का नाम बदलने के पीछे बहुत से लोगों का तर्क यह है कि इस शहर का नाम मुस्लिम हमलावर मोहम्मद बख्तियार खिलजी के नाम पर है, जिसने 12वीं सदी के अंतिम दशक के दौर में इस क्षेत्र पर हमला करके विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसीलिए हिंदुस्तान में किसी भी शहर का नाम ऐसे अत्याचारी हमलावर के नाम पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इतिहासकारों के दावे कुछ और ही कहानी बताते हैं। वर्ष 1595, 1776, 1786, 1830 और 1883 में बनाए गए हिंदुस्तान के सर्वाधिक विस्तृत मानचित्रों से किसी भी मानचित्र में बख्तियारपुर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हालांकि इसके आसपास के कब्जे बाढ़, मोकामा, बैकटपुर, फतुहा का जिक्र सभी मानचित्रों में है। नोट करने वाली बात यह है कि बख्तियारपुर से बाढ़ की दूरी तो मात्र 20 किलोमीटर है और बख्तियारपुर से बैकटपुर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। ये दोनों वो कस्बे हैं जिनका जिक्र हिंदुस्तान के सर्वाधिक विस्तृत मानचित्रों में है। सिर्फ इतना ही नहीं, 12वीं सदी से 19वीं सदी के दौरान लिखी गई किसी भी किताब में बख्तियारपुर का जिक्र नहीं है, जबकि मोहम्मद बख्तियार खिलजी की वर्ष 1206 में मृत्यु हो गई थी। वैसे देखा जाए तो बख्तियारपुर का पहला जिक्र वर्ष 1891 और 1901 की जनगणना में होता है। वर्ष 1907 में पटना के लिए लिखे गए गजटिया में भी बख्तियारपुर का जिक्र होता है, जिसमें इसका वर्णन एक छोटे से गांव के रूप में किया जाता है, जिसकी आबादी मात्र 234 लोगों की थी। 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान अंग्रेजों ने इस गांव में डाकखाना और टेलीग्राफ कार्यालय के साथ साथ रेलवे स्टेशन भी बनवाया और बख्तियारपुर से बिहार शरीफ के रास्ते नालंदा की तरफ राजगीर तक जाने वाली एक टॉय ट्रेन भी चलवाई गई थी। इसके बाद से वर्ष 1931 में प्रकाशित हिंदुस्तान के मानचित्र में बख्तियारपुर का जिक्र है। आश्चर्य की बात तो यह भी है कि मध्यकाल के इतिहासकारों ने बख्तियार खिलजी और उसके आक्रमण का जिक्र किया, उनमें से किसी भी इतिहासकार ने बख्तियारपुर शहर का कोई जिक्र क्यों नहीं किया। जैसा कि जेडीयू नेता ने भी बताया और कुछ इतिहासकारों का भी दावा है, बख्तियारपुर का नाम महान सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है, जो वर्ष 1173 से 1235 तक थे। तर्क यह है कि बख्तियारपुर काकी गंगा के दोआब क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। इस दौरान हमें यह भी जानकारी मिली कि देश में कई ऐसे स्थान हैं जिनका नाम सूफी संतों के नाम पर रखा गया है। उदाहरण के लिए सलीमपुर का नाम सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया है। वैसे देखा जाए तो बख्तियारपुर का नाम बदलने वाली राजनीति कई वर्षों से चल रही है। पहली बार ऐसा सुझाव वर्ष 2004 में दिया गया था, जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू था। उस वक्त बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने बख्तियारपुर का नाम बदलने का सुझाव दिया था। इसके बाद 2018 में मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने भी यह सुझाव दिया था। इसके बाद अब बात करते हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच एक और क्लेश की। इस क्लेश की वजह है असम के विधानसभा अध्यक्ष का नमाज ब्रेक खत्म करने वाला फैसला। कल असम के विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी ने शुक्रवार के दिन 2 घंटे के नमाज ब्रेक वाले नियम को रद्द कर दिया था। इस फैसले के तुरंत बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ इसका स्वागत किया था, बल्कि ये भी कहा था कि इसके जरिए उपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटा दिया गया। अब जिस निर्णय का बीजेपी के मुख्यमंत्री समर्थन कर रहे हैं, जिसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, उसी फैसले पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के विचार अलग हैं। जेडीयू ने इसको लेकर संविधान वाले सवाल भी उठाए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि असम सरकार का फैसला निश्चित रूप से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है।
सभी को अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को मानने और उनका पालन करने का अधिकार है। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार का निर्णय है वो निश्चित रूप से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। भाई, धार्मिक मान्यताओं पर हमला करने का किसी को अधिकार नहीं है। वहाँ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएं, उन लोगों की जीवन दशा बदल जाए, बाढ़ का सामना असम को नहीं करना पड़े, तो इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते तो ज़्यादा बेहतर होता। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की सत्ता से जुड़ी 2 ऐसी खबर, जिसमें एक में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है और दूसरी खबर एक ऐसी याचिका है जिस पर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा हो रही है। ये याचिका आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है। इससे अलग सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि रिकवरी एजेंट फर्म गुंडों का समूह है। एक एक करके दोनों खबरों को समझाते हैं। पहले बात करते हैं बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर। कुछ दिन पहले आपने यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक में बुलडोजर एक्शन की कई तस्वीरें देखी होंगी। यूपी में रेप के आरोपी मोहित खान के ठिकानों पर बुलडोजर चला था, जबकि एमपी के छतरपुर में थाने में हिंसा के आरोपी हाजी शहजाद अली की आलिशान कोठी को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। अब ऐसे ही बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका इस्लामी संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के घरों पर सरकारों द्वारा बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस याचिका में यूपी, एमपी और राजस्थान में बुलडोजर एक्शन की घटनाओं का जिक्र है। अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को डराने के मकसद से राज्य सरकारें उनके घर और संपत्ति पर बुलडोजर चलाने को बढ़ावा दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 2 सितंबर को अर्जी पर सुनवाई करेगा। जमीयत उलेमाए हिंद के वकील दुष्यंत दवे ने इस अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की है। जस्टिस BR गवई की बेंच के पास यह मामला पहुंचा है। इस याचिका में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जिक्र है। दावा यह है कि अप्रैल 2022 से जून 2024 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर चलवाकर 128 संपत्ति ढा दी गई। याचिका में कहा गया है कि इसी साल मई में मध्य प्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया, वो भी घटना होने के कुछ घंटे के भीतर, यानी कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने सजा भी दे दी। याचिका में आगे कहा गया है कि जून 2024 में मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पशु तस्करी के आरोपियों पर एक्शन हुआ। आरोपियों की 12 संपत्ति बुलडोजर से जमींदोज करा दी गई। ऐसे ही मुरादाबाद और बरेली में 22 और 26 जून को 2 FIR हुई। नामजद आरोपियों की 6 संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। अगस्त 2024 में राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने राशिद खान का घर गिरा दिया। राशिद के 15 वर्षीय बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोद देने का इल्जाम था। पीड़ित और आरोपी अलग अलग धर्म के अनुयायी होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और हिंसा झड़प हुई। अगले ही दिन राशिद के घर पर बुलडोजर चल गया। वैसे आज के दौर में बुलडोजर वाले इंसाफ का ट्रेंड चल रहा है। हालांकि इस पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि तर्क देने वाले ये भी कहते हैं कि किसी अपराधी का घर गिराना जायज नहीं है, क्योंकि किसी एक शख्स की सजा उसके पूरे परिवार को देना इंसाफ नहीं हो सकता। बुलडोजर को न्यायाधीश समझने की भूल भी नहीं करनी चाहिए। किसी आरोपी या अपराधी का अवैध मकान गिराने से हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों को यह महसूस हो कि किसी दूसरे अपराध का भी इंसाफ हो गया, लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं होगा। अलग अलग अपराधों या नियमों को तोड़ने की सजा अलग अलग होती है। इंसाफ पर विमर्श करते हुए अलग अलग अपराधों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। और हाँ, ये भी याद रखिए कि इंसाफ अदालत से ही होता है। बुलडोजर किसी अवैध तरीके से बने मकान को तो गिरा सकता है, लेकिन किसी गंभीर अपराध की अंतिम सजा नहीं सुना सकता। ऐसे ही बिंदुओं को लेकर बुलडोजर एक्शन वाला मामला अब अदालत में पहुंच गया है। फिलहाल तो इस मामले की सुनवाई अभी होनी है, लेकिन एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि रिकवरी एजेंट फर्म गुंडों का समूह है।
दरअसल ये मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां देवाशीष बी राय चौधरी ने 2014 में बस खरीदने के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 15 लाख रुपए का लोन लिया था। दिसंबर 2014 से उसका भुगतान 26,502 रुपए मासिक किस्त के जरिए 84 महीने में होना था। बस के कागज बैंक के पास गिरवी थे। कुछ महीने भुगतान होता रहा, फिर भुगतान नहीं हुआ तो बैंक के रिकवरी एजेंट ने पहले तो धमकाया। रिकवरी एजेंट ने कर्जदार के साथ दुर्व्यवहार किया और बस को जब्त कर लिया। इसके बाद बैंक के अधिकारी और कर्ज लेने वाले के बाद समझौता हुआ। समझौते की रकम जमा की गई, लेकिन सारे कर्ज चुकाने के बाद भी रिकवरी एजेंट फर्म ने गाड़ी नहीं लौटाई। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पूरे मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक रिकवरी एजेंट फर्म वास्तव में गुंडों का एक समूह प्रतीत होता है, जो अपने बाहुबल का उपयोग करके कर्ज लेने वालों को परेशान करते हैं। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को रिकवरी एजेंट कंपनी के खिलाफ एक्शन लेकर 2 महीने के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही पीड़ित वाहन मालिक को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल गया, लेकिन सोचिए, आज के दौर में जहां कर्ज लेकर घर, गाड़ी और अलग अलग तरह के काम होते हैं, वहां कितने लोग न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाते होंगे और कितने लोगों को इन गुंडों से राहत मिलती होगी। वैसे इस बीच आज पीएम मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया। भारत मंडपम में इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें पीएम मोदी के साथ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी के दौर में भी देश के भरोसे को बरकरार रखा। वैसे सुप्रीम कोर्ट की 75 वर्षों की न्यायिक सत्ता से जुड़ा एक दिलचस्प नंबर यह भी है कि वर्ष 2024 में अब तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 83,000 पहुंच गई है, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा नंबर है। जबकि 10 वर्षों में पेंडिंग मामलों की संख्या भी 8 गुना बढ़ी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 34 न्यायाधीशों के पास बहुत काम है और बड़ी जिम्मेदारी है। सत्ता में आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। सत्ता में अब बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस बैठक की, जो हो तो रही है दिल्ली से करीब 2,500 किलोमीटर दूर केरल के पलक्कड़ में, लेकिन दिल्ली की राजनीति पर इस बैठक का खास असर हो सकता है। इसका बड़ा कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने के बाद यह संघ की पहली बड़ी बैठक है और इसमें बीजेपी समेत संघ के करीब सभी संगठनों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल ही इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आज सुबह करीब 9 बजे से आरएसएस की 3 दिन की वार्षिक समन्वय बैठक शुरू हुई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले समेत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष इसमें शामिल हुए। वैसे तो इस बैठक में संघ से जुड़े संगठनों के कामकाज और आपसी समन्वय पर चर्चा होगी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसमें संघ और बीजेपी में बेहतर तालमेल के लिए खास रणनीति बनेगी। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आने पर अनौपचारिक चर्चा और समीक्षा होगी। इस समन्वय बैठक में जिन 7 बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है वो इस प्रकार है। मीटिंग में SC/ST के उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन हो सकता है। अलग अलग संगठनों के बीच के गतिरोध को सुलझाया जाएगा। बीजेपी में संगठन चुनाव और कार्यकारी अध्यक्ष के चयन का मुद्दा उठ सकता है। जाति जनगणना पर रणनीति तय हो सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छिटके ओबीसी दलित वोटर की वापसी को लेकर मंथन हो सकता है। बांग्लादेश के हालात का भारत पर असर और हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा का जिक्र भी हो सकता है।
वैसे केरल में संघ की इस बैठक की खूब चर्चा है, क्योंकि केरल में आरएसएस की अच्छी पैठ है। ओम गच्छध्वं संवदध्वं संभोवनां सिजानतां। 3 दिनों तक चलने वाली संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज से पालाकाड़ के मैं जहां मौजूद हूं इसी कैंपस में शुरू हो गया है। और आज ये अहेलिया का जो कैंपस है, यहां पे संघ के तकरीबन 320 अधिकारी बैठकर चिंतन मनन करेंगे कि अगले कुछ सालों में, कुछ महीनों में संघ की क्या रण योजना हो सकती है, क्या योजना हो सकती है, क्या भूमिका हो सकती है, और बीजेपी के साथ पार्टिकुलर किस तरह के संबंध, संपर्क और उसके साथ रिश्तों में कैसे सुधार लाया जाए। बीजेपी लगातार संघ से प्रचारक मांग रही है, जो उसके यहाँ संगठन मंत्री की भूमिका में रहते हैं। कुछ सालों में, विगत कुछ सालों में बीजेपी को संघ ने प्रचारक नहीं दिए हैं, तो संभव है कि इस बैठक में उस मुद्दे को भी उठाया जाए। The issue will be discussed, important issues of national importance, national security, then some social issues, or of course the present happening or present issues, nation, some states. Of course, one more thing will be discussed, that how we can enhance our coordination, how we can develop more systems, more formal and informal systems, so that we can have more and more coordination. ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।